हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। फाइनली आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के बुक 1 का चैप्टर 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसका हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर कर लिया है। जो भी पार्ट 1 को नहीं देखे हैं उसका लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर लाइव के सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट को कवर कीजिएगा, तभी जो है आपका चैप्टर का जो थ्योरी है पूरा कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका प्यारे बच्चों, ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 के अंतर्गत जो भी बच गया था टॉपिक हम लोग का, वो सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। और आपको बता देना चाहता हूं कि यह चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको बहुत सारी चीज मिलती है, वैसे जानकारी मिलती है जो आपके इर्द गिर्द आपको नजर आते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा। पार्ट 1 के अंतर्गत जो टॉपिक था हम लोगों का वो ये था कि जनसंख्या क्या होती है, संसाधन के प्रकार पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत चर्चा किया था। जनसंख्या वितरण क्या है, विश्व जनसंख्या वितरण किस प्रारूप में है, यानी विश्व में जनसंख्या कहीं ज्यादा है कहीं कम है, इसको हम लोगों ने देखा था, है ना। ये सारे मेन टॉपिक थे हम लोगों का पार्ट 1 का। ठीक है, पार्ट 1 के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसका उदाहरण, इसका क्वेश्चन, फॉर्मूला, सारा चीज हम लोगों ने देखा था। विश्व की जनसंख्या को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, इसको हम लोगों ने देखा था। ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसको हम लोगों ने देखा था। भौगोलिक कारक, मिट्टी की उर्वरक शक्ति, है ना, जलवायु, भूमि की आकृति, फिर इसके बाद जल की उपलब्धता, आर्थिक कारक के अंतर्गत जो था औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये सारा चीज था। उसके बाद खनिज की उपलब्धता, है ना, ये सारे चीज थे। फिर तीसरा कारक सामाजिक और सांस्कृतिक कारक था, है ना। ये सब जो है क्या है, ये सब आपके जनसंख्या वितरण के कारक हैं। ठीक है, ये सारे हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा है। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं, ठीक है, वृद्धि नहीं बढ़ोतरी के कारण कौन कौन से हैं, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होती है, क्वेश्चन सेट किया था हम लोगों ने, क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, क्वेश्चन इसमें भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप बोर्ड एग्जाम दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं लेकिन कंपटीशन एग्जाम में सब आपको पूछेगा। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि दर क्या होती है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है, प्राकृतिक वृद्धि का फॉर्मूला क्या है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे निकाली जाती है, उसका आंसर क्या है, मतलब उसका जो क्वेश्चन का सोल्व करने का तरीका होता है वो क्या होता है, इसको हम लोगों ने देखा था। सूत्र के अनुसार फॉर्मूला भी हम लोगों ने जाना था। जनसंख्या परिवर्तन के घटक जो है मृत्यु, प्रवास और जन्म, इसको हम लोगों ने देखा था। अब जो है पार्ट 2 आपका यहां से स्टार्ट होता है, समझ गए। तो आप समझ गए ना कि पार्ट 1 आपका कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप पार्ट 1 को इग्नोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए पार्ट 1 को आप लोग पढ़िएगा। पार्ट 2 आपका यहां से स्टार्ट होता है। पार्ट 2 में सबसे पहला टॉपिक है सीबीआर, जिसको क्रूएड बर्थ रेट कहते हैं, यानी औसत जन्म दर। सिंपल सी बात है, अगर आपको जनसंख्या के बारे में डेटा मालूम है तो आप वहां क्या कीजिएगा कि 1000 स्त्री द्वारा प्रति वर्ष या फिर किसी वर्ष विशेष वर्ष में कितने बच्चे जन्म दिए जाते हैं, उसी रेट को, उसी के औसत मान को सीबीआर यानी क्रूएड बर्थ रेट कहेंगे, यानी औसत जन्म दर कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो है प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा, यहां ध्यान दीजिएगा, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा किसी वर्ष विशेष में, चाहे आप 2012 मान लीजिए, 2024 मान लीजिए, 2025 आने वाला मान लीजिए, 2025 नहीं मान सकते हैं, ठीक है, या फिर 2023 मान लीजिए, 2020 मान लीजिए, ठीक है, कोई वर्ष विशेष में 1000 स्त्री द्वारा जितने बच्चे जन्म दिए जाते हैं, वही बच्चे की सामान्य जो रेंज होता है, जो औसत मान होती है, उसी को सीबीआर यानी क्रूएड बर्थ रेट यानी औसत जन्म दर कहते हैं। समझ गए, यानी जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को औसत जन्म दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। आप ये फॉर्मूला आप याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है, मानते हैं कि आपको फॉर्मूला यानी सॉरी आपको जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो आपके लिए मुश्किल है, लेकिन ये तो मुश्किल नहीं है ना, ये आपके लिए मुश्किल है कुछ भी है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आएंगे तो आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, सीबीआर यानी औसत जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म भागा दिया गया है किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुना किया गया है 1000 से। ठीक है, गुना किया गया 1000 से। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। आपको डेफिनेशन देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप मेधावी छात्र हैं, अगर आप अच्छा खासा आप जानते हैं, मैट्रिक करके आए हैं, जब आपको कोई भी चीज का, जब आपको सॉरी कोई भी चीज का अगर आप डेफिनेशन नहीं दे पाइएगा, इसका अगर मान चलिए आप डेफिनेशन नहीं दे पाइएगा, इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा ना, तो उसका शक्ति नहीं होगा कि आपका नंबर छांट लेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला पर ही बेस है, आप इसी फॉर्मूला को अगर आप लिख दीजिएगा ना अपने डेफिनेशन के अनुसार, तो आपका डेफिनेशन बन गया। आपको डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है, आपको यह फॉर्मूला याद रखना है। औसत जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म भागा दे देना है किसी वर्ष विशेष में जनसंख्या, उसके बाद 1000 से गुना कर देना है, या फिर डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि प्रति वर्ष या फिर किसी वर्ष विशेष में 1000 स्त्री द्वारा टोटल पैदा किए गए बच्चों की जो सामान्य संख्या होती है, उसी को सीबीआर कहेंगे। समझ गए। अब चलिए फिर अगला जो है पुत्र प्राप्ति की इच्छा,
जाहिर सी बात है, अभी वर्तमान समाज में हम जानते हैं कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। लेकिन आपको यह भी याद होना चाहिए कि भारत कृषि प्रधान के साथ साथ एक पुरुष प्रधान देश भी है। यहां बच्चों को यानी लड़कों को यानी पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पुरुष को जब पुरुष एक बच्चा लड़का जब जन्म लेता है तो गार्जियन फ्री हो जाता, चलो है ना, गार्जियन फ्री हो जाता, चलो अब बच्चा जो है आ गया, लड़का आ गया, अब जो है घर का पूरा बोझ उठाएगा। ठीक है, ये समाज की कुरीति बनी हुई है। हालांकि लड़कियां भी सारा चीज उठाती है, सारा बोझ उठाती है, माँ बाप अगर ना रहे पूरा घर का संभालने का काम लड़कियां करती है। लेकिन दिमाग में सेट हो गया है, नैरेटिव है ये। ठीक है, तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा ये जो है औषधि जन्म दर को प्रभावित करता है। ठीक है, जीवन स्तर, उसके बाद आपका शिक्षा, लिंग संरचना, उत्पादकता, ये सारे जो है औषधि जन्म दर को प्रभावित करेगा। ठीक है, अब ये देखिए, शिक्षा अगर ज्यादा होगा, शिक्षा अगर शिक्षित लोग होंगे तो कम जनसंख्या मतलब फैमिली को कम बढ़ाएंगे, परिवार नियोजन का पालन करेंगे, तो उस तरह से औषधि जन्म दर हो वो कम हो जाएगा। फिर अगला जो है औषधि मृत्यु दर, सीबीआर और सीडीआर, ये दोनों काफी फैक्टर हैं, ये आपको याद रखना किसी भी हाल में। सीडीआर की बात करें, क्रूअल डेथ रेट, तो औषधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार, कितना, प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों वालों की संख्या यानी मरने वालों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अब यहां देखिए, वहां मैंने जाना कि किसी वर्ष विशेष में 1000 स्त्रियों द्वारा कितने बच्चे पैदा किए जाते हैं उसको सीबीआर कहेंगे। लेकिन 1000 जनसंख्या में, किसी वर्ष विशेष में 1000 जनसंख्या में कितने लोग मरते हैं, 1000 जनसंख्या में कितने लोगों की मृत्यु होती है, उसी की एक सामान्य संख्या को, उसी एक सामान्य वैल्यू को क्या कहेंगे, औषधि जन्म दर यानी सीडीआर, क्रूअल डेथ रेट कहेंगे। क्या कहेंगे, सीडीआर कहेंगे। ठीक है, अब इसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, इसका भी फॉर्मूला है औषधित, अगर देखिएगा औषधित मृत्यु दर, तो किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या भागा उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुना 1000 करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका औषधित मृत्यु दर। क्या हो जाएगा, ये औषधित मृत्यु दर। फिर आगे देखिएगा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, हमेशा आप देखिए वो दोनों टॉपिक आप याद रखिएगा, सीबीआर और सीडीआर, ये आपका अगला टॉपिक है। प्राकृतिक वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो औषधित जन्म दर और औषधित मृत्यु दर। अब देखिए प्यारे बच्चों, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जन्म में घटा दीजिएगा मृत्यु को। ठीक है, जन्म में घटा दीजिएगा मृत्यु को, तो वैसे भी आपकी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निकल जाएगी। लेकिन आपको अगर रेट निकालना हो, दर निकालना हो, क्यों आपको क्या करना पड़ेगा, औषधि जन्म दर में औषधित मृत्यु दर को घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब रेट में रेट घटाएंगे तो रेट ही निकलेगा, है ना। जब आप दर में दर को घटाएंगे तो दर ही निकलेगा, क्योंकि यहां भी आप दर का डिमांड कर रहे हैं। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर बराबर औषधित जन्म दर घटा औषधित मृत्यु दर, ये भी एक नया फॉर्मूला निकल के आया, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, भूलने नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्यारे बच्चों, ये सीडीआर, सीबीआर और औषधित जन्म दर, है ना, औषधित मृत्यु दर, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, इसका कोई चारा नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिएगा, प्रवास, अगला टॉपिक आया प्रवास। प्रवास का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए हर एक आदमी समाज में रहते हैं, समाज में लोग क्या करते हैं कि काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो कुछ ना कुछ कारण, कोई लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ वजह से जनसंख्या अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो जाने की जो प्रक्रिया है उसी को कहेंगे प्रवास यानी माइग्रेशन। सीधा सीधा मतलब हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बसने की प्रक्रिया, है ना, उसी को कहेंगे माइग्रेशन यानी प्रवास। ठीक है, आप जाकर के बस रहे हैं, आप शिक्षा ग्रहण कीजिएगा, तो ऐसा नहीं कि जाइएगा लेके आ जाइएगा झोला में उठा करके शिक्षा को, ऐसा तो नहीं ना, वहां रह करके, वहां बस करके आप शिक्षा ग्रहण करेंगे। आप रोजगार की तलाश में जाइएगा, तो ऐसा नहीं कि वहां गए रोजगार लेके आ गए, फिर ऐसा नहीं, वहां रह करके आप रोजगार कीजिएगा, बसिएगा पहले। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया या फिर एक जगह से दूसरी जगह बसने की प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, प्रवास यानी माइग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जहां से आप जा रहे हैं, जहां से आप जा रहे हैं तो उसको उद्गम स्थान, और जहां जाके बस रहे हैं उसको क्या कहेंगे, गंतव्य स्थान। मतलब यहां अगर आप देखिएगा, ये दोनों टॉपिक को आप समझिए। पहला जो टॉपिक है प्लेस ऑफ ओरिजिन, वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, मतलब चलना स्टार्ट करते हैं। अर्थात जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जहां से लोग जाते हैं उसे ही क्या कहेंगे, उद्गम स्थान यानी प्लेस ऑफ ओरिजिन। फिर आपका गंतव्य स्थान है, जिस स्थान में प्रवासी यानी जो प्रवास करता है उसको क्या कहेंगे, प्रवासी कहेंगे। ठीक है, जो आदमी प्रवास करेगा उसको क्या कहेंगे, प्रवासी कहेंगे। प्रवासी आगमन करते हैं, आते हैं, आगमन करते हैं, अराइवल। ठीक है, आगमन करते हैं, वह गंतव्य स्थान कहलाता है। ठीक है, यानी अब देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, हम एक मैप बनाते हैं, या अगर ध्यान से देखिएगा, ये एक बिंदु ए है, ये जो है बिंदु ए है,
ये बिंदु बी है, ठीक है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अब ये क्या करेगा कि कोई आदमी जो है इधर से इधर जा रहा है, ये आदमी जो है इधर से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो अब बताइए ये आदमी बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जा रहा है, ये कर क्या रहा है, जाना है, मतलब रोजगार की तलाश में जा रहा है, ये प्रवास कर रहा है, ठीक है। बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ ये क्या कर रहा है, प्रवास कर रहा है। अब ये बिंदु ए जो होगा प्यारे बच्चों, ये कहेगा इसका उद्गम स्थान, ये क्या कहलाएगा, इसका जहां से वो जा रहा छोड़ करके उसको क्या कहेंगे, उद्गम स्थान। इसको क्या कहा जाएगा, उद्गम स्थान। अब फाइनली जहां जाके बसेगा, अब ये बिंदु बी एक जगह है जहां उसको रोजगार, शिक्षा वगैरह सारा चीज मिल जाएगा। अब ये बंदा वहीं जाके बस जाएगा, तो फाइनल इसका जो मोटो है बी में जाकर के ये बस जाएगा। तो ये इसका मेन पर्पस है, यही आके क्या होगा, बसेगा। तो ये हो जाएगा इसका गंतव्य स्थान, है ना, इसका क्या हो जाएगा, गंतव्य स्थान। ये क्या हो जाएगा, इसका गंतव्य स्थान। तो आप लोग याद रखेंगे, है ना, इधर आपका उद्गम स्थान और जहां से चलना स्टार्ट किया उद्गम, जहां जाके पहुंचा गंतव्य स्थान। अब बताइए, आप अब दिमाग लगाइएगा, यहां आदमी ये पहले से बैठा हुआ था, अब ये आदमी यहां से जब चलना स्टार्ट किया, यहां जब छोड़ दिया, तो यहां की जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। आप खुद दिमाग लगा सकते हैं ना, जब यहां अगर ये छोड़ के चले जा रहा तो यहां की जनसंख्या घटेगी, मतलब जब आदमी जाता है तो उसके उद्गम स्थान में जनसंख्या में कमी आता है, उद्गम स्थान से जनसंख्या में कमी आता है। तो यहां जा रहा है छोड़कर, तो जनसंख्या कम हो जाएगी ना, एक आदमी घट जाएगा ना, एक आदमी जितना आदमी प्रवास करेगा उतना घट जाएगा ना। तो ये क्या होगा, यहां उद्गम स्थान में जनसंख्या घट जाती है, लेकिन यहां जाकर के बसेगा, तो यहां जाकर के अब और भी जाकर के बसेगा, तो यहां तो जनसंख्या बढ़ गया, तो यहां गंतव्य स्थान में जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। गंतव्य स्थान में क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती है। अब देखिए यहां आपको कहा गया है ना, ये पॉइंट समझ गए। अब यहां ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि उद्गम स्थान में जनसंख्या, यानी उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है और गंतव्य स्थान जनसंख्या में बढ़ोतरी को दर्शाता है, ठीक है। कहां बढ़ रहेगा, कहां बढ़ेगा, कहां घटेगा, ये चीज समझ गए। अब देखिए प्रवास की धाराएं, प्रवास की धारा का मतलब होता है डायरेक्शन। अब देखिए जिस तरह से नदी की धारा होती है, नदी का डायरेक्शन होता है, यानी नदी का पानी किधर फ्लो कर रहा है वो उसकी धारा यानी डायरेक्शन कहलाएगी। अब देखिए प्रवास की धारा का मतलब हुआ कि आदमी किधर से किधर जा रहा है, आदमी किधर से किधर जा रहा है। अब देखिए आदमी अगर जाएगा, एक आदमी है यहां, ठीक है, ये आदमी फिर हम समझाने का कोशिश करें, समझिएगा, टाइम भले लगे, पूरा चैप्टर एक ही बार में कंप्लीट, ये नहीं कि आज ये चैप्टर का एक टॉपिक छोड़ दिए फिर दूसरा दिन घूम के इसी चैप्टर में आए पढ़ने के लिए, उतना टाइम नहीं है। जो अच्छा स्टूडेंट होता है, लगभग जिसका 400 प्लस टारगेट होता है, वो जब एक चैप्टर को पकड़ता है तो पूरा टॉपिक को क्लियर करके निकलता है वो, ठीक है। इसलिए टाइम लगे, लेकिन वही होता है ना, कहते हैं ना, दुरुस्त आए लेकिन देर आए लेकिन दुरुस्त आए, अच्छा करो भले ही थोड़ा सा समय लग जाए, इसलिए ध्यान से समझिए। अब कोई आदमी है, ये बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जाएगा। अब बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ ये आदमी जो जा रहा है, ये आदमी जो जा रहा है भाई, अब ये आदमी ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र की ओर जा सकता है। ऐसा थोड़ा है कि आदमी सिर्फ जो है काम और रोजगार की तलाश में सिर्फ शहर के पीछे भागेगा, हो सकता है ना दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में, दूसरा गांव में उसको रोजगार मिल रहा हो, इसलिए पहला गांव छोड़ करके दूसरा गांव में जाके बस जाएगा। तो ये अगर कोई आदमी ग्रामीण से ग्रामीण, एक गांव से दूसरा गांव जाएगा, तो उसकी प्रवास की धारा क्या कहलाएगी, ग्रामीण से ग्रामीण, मतलब डायरेक्शन उसका एक ग्राम से दूसरा ग्राम, ग्रामीण से ग्रामीण। अगर कोई आदमी गांव से, ग्राम से, या फिर जो कस्बा है, जो देहात है, उससे शहर में, नगर में काम करने के लिए जाके बस जाए, वहां जाकर के काम तलाश करे, तो उसका डायरेक्शन क्या हुआ, ग्राम से नगर। तो उसकी धारा यानी उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, धारा का मतलब डायरेक्शन यानी दिशा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिशा। दिशा का मतलब यानी डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बोल सकते हैं आप, ठीक है, डायरेक्शन। तो ग्राम से कहां जाए, नगर, तो इसकी धारा क्या हो जाएगी, नगरीय, ग्रामीण से नगरीय। अब ऐसा भी ना हो सकता है कि कोई लोग को जो है नगर में धंधा पानी सब बंद हो गया, रोजगार खत्म हो गया, तो वो लोग फाइनली बसने के लिए गांव आ सकते हैं, है ना, गांव जाकर के बसेंगे, चलो भाई वहीं खेती बाड़ी करेंगे, वहीं जिंदगी गुजर बसर करेंगे। तो वो जो करेगा, वो नगर से, कोई आदमी नगर से आकर के ग्रामीण में अपना गांव में आके बस जाएगा, तो उसकी प्रवास की धारा क्या होगी, नगरीय से ग्रामीण। कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है, एक नगर छोड़ के दूसरे नगर में जाकर के बस जाएगा, हो सके उस नगर में उसको शिक्षा रोजगार नहीं मिलता हो, तो दूसरे नगर में जाके बस जाएगा, तो उसकी प्रवास की धारा नगरीय से नगरीय हो जाएगी। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। यानी प्रवास की धाराएं टोटल कितना होती है, 4 होती है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलो अब देखिए अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, अगला पॉइंट है आप्रवास का मतलब क्या होगा। देखिए यहां होगा आपका, एक होता है इमिग्रेशन, ई का मतलब इमिग्रेशन का इन समझ लो, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, याद रखो। ये देखिए इमिग्रेशन,
यहां ई से स्टार्ट हुआ है, यहां आई से स्टार्ट हुआ है, यहां समझ लो एग्जिट है ना, समझने के लिए, ठीक है। ई से एग्जिट होता है और आई से इन होता है, ठीक है। और इमिग्रेशन आई से स्टार्ट हुआ है और इमिग्रेशन आपका ई से स्टार्ट हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इन जो होता है वो आई से स्टार्ट होता है और एग्जिट जो है ई से स्टार्ट होता है। इनका मतलब होता है अंदर आना, इनका मतलब होता है अंदर आना, इनका मतलब क्या हो जाएगा, अंदर आना या फिर आना, ठीक है, कह सकते हैं। और एग्जिट का मतलब होता है चले जाना, एग्जिट मतलब प्रस्थान करना, एग्जिट कर गया, चले गया, ठीक है, प्रस्थान करना, जाना, इसको क्या कहेंगे, जाना, ठीक है। तो अब समझिए आप्रवास का मतलब होगा आने की प्रक्रिया। जब कोई नया जगह में आकर के कोई बसेगा तो उसको कहेंगे आने की प्रक्रिया को आप्रवास, इसको इंग्लिश में इमिग्रेशन कहेंगे। इन कर रहा, जब आपके गांव में आपके शहर में कोई नया लोग इन करेगा, इन का मतलब इमिग्रेशन करेगा तो आप्रवास कराएगा। इन मतलब आना और एग्जिट का मतलब चले जाना। तो इमिग्रेशन, ये वाला इमिग्रेशन अगर होगा एग्जिट ई वाला, तो एग्जिट कर रहा है, एग्जिट का मतलब प्रस्थान होना, हट जाना, एग्जिट एग्जिट का मतलब क्या होता है, दूर चले जाना, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो वो अगर कोई अपना जगह छोड़ करके जा रहा है तो उसको कहेंगे एग्जिट यानी उत्प्रवास। अब समझिए इसका परिभाषा, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है, सब चीज में कंफ्यूज नहीं है, छोटा मोटा चीज है सब, ठीक है। अब देखिए यहां अगर देखिएगा कि किसी जनसंख्या या कोई व्यक्ति का उस जगह पर जाकर बसने की प्रक्रिया जहां के वो मूल निवासी नहीं है, समझ रहे हो, कोई अगर व्यक्ति है यहां है, कोई व्यक्ति यहां है और कोई व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है ये ए बिंदु पर है, इसका घर यही है, इसका जन्म भी यही हुआ, लेकिन यहां जाकर के ये बस गया बिंदु बी में, तो यहां आकर के बसने की प्रक्रिया नया जगह, अब बिंदु ए में ये आदमी जो बैठा हुआ है, ये आदमी बैठ करके यहां आके बस जाएगा बिंदु बी में, तो ये आदमी का यहां नया जगह आने कर बसने की प्रक्रिया, यानी उस जगह जाकर बसने की प्रक्रिया जहां के वो मूल निवासी नहीं है, मतलब यहां बी पॉइंट के ये मूल निवासी नहीं है, ए पॉइंट का मूल निवासी है, तो उस प्रक्रिया को कहेंगे आप्रवास, ठीक है, आप्रवास कहते हैं। और जो व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर नए स्थान पर जाकर बस जाता है तो उसे आप्रवासी कहेंगे। सिंपल सा चीज है, जो आप्रवास करेगा उसको आप्रवासी कहेंगे। आप्रवास का मतलब होता है नया जगह जाके बसने की प्रक्रिया, नया जगह जाके बसना आप्रवास, नया जगह जाके बसना आप्रवास। अपना पुराना स्थान, अपना पुराना जगह, अपना जन्म स्थान छोड़ने की प्रक्रिया उत्प्रवास। अपना पुराना स्थान, अपना जन्म स्थान छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उत्प्रवास यानी एग्जिट, इमिग्रेशन, ई वाला इमिग्रेशन, ये आई वाला इमिग्रेशन, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो है, अगला है आपका उत्प्रवास, यानी जब कोई व्यक्ति या जनसंख्या अपने निवास स्थान या जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने के उद्देश्य से जाता है तो इस प्रक्रिया को कहेंगे उत्प्रवास, यानी उत्प्रवास करने वाले व्यक्ति को उत्प्रवास यानी इमिग्रेंट्स कहेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, जिस तरह से उद्गम स्थान और आपके गंतव्य स्थान में आपको अंतर बताए, क्या डिफरेंस होती है इसमें, समझ गए। अब देखिए मूल अथवा जन्म स्थान को छोड़ने की प्रक्रिया उत्प्रवास। अगर मूल स्थान या फिर जन्म स्थान अगर छोड़ रहे हैं आप तो यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, उत्प्रवास कहलाएगी। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उत्प्रवास कहेंगे। तथा नया जगह जाने की जो प्रक्रिया होगी उसको कहेंगे आप्रवास। समझ रहे हैं, नया जगह अगर जा रहे हैं आप तो उसको कहेंगे आप्रवास। अगर मूल स्थान में आकर के बस रहे हैं, ठीक है, अगर आप मूल स्थान छोड़ रहे हैं तो उसको उत्प्रवास कहेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया कमेंट कर देना, जब इसका सब्जेक्टिव हम हल करेंगे या फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे तो वहां फिर इसका चर्चा कर देंगे, ठीक है, कमेंट कर देना तभी, ठीक है। उम्मीद है वैसे भी समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है। अब देखिए प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, भाई आदमी प्रवास क्यों करता है ना, कोई भी आदमी, क्या उसको जरूरत है कि अपना पुराना स्थान, जन्म स्थान छोड़ करके कोई दूसरे जगह जाएगा, जहां है वहीं रहेगा, क्या मतलब जरूरी आ गई कि वो प्रवास करेगा, भाई क्यों जरूरी आ गया, इसके क्या क्या कारक हैं। आपको पूछा जाएगा कि प्रवास के कारक या फिर प्रवास के कारणों का उल्लेख करें तो इसका दो कारक है, एक है अपकर्ष, एक है प्रतिकर्ष। अपकर्ष का मतलब होता है आकर्षित करना और प्रतिकर्ष कारक प्रकृति का तरफ से आता है, यानी गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से, ठीक है। ये प्रतिकर्ष कारक प्रकृति यानी नेचर की तरफ से और अपकर्ष कारक आकर्षित करता है। तो हम कह सकते हैं कि आप यहां समझिए, हम दो ही शब्द बताएंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है। प्रतिकर्ष कारक प्रकृति का तरफ से, प्रतिकर्ष कारक प्रकृति का तरफ से, अपकर्ष कारक आकर्षित करता है यानी मनमोहक करता है, इंट्रैक्शन करता है, अट्रैक्शन, आकर्षित करता है। ये क्या करता है, आकर्षित करता है, समझ गए। अपकर्ष आकर्षित, प्रतिकर्ष प्रकृति का तरफ से, अपकर्ष आकर्षित, प्रतिकर्ष प्रतिकर्ष प्रकृति का तरफ से। अब देखिए, आप यहां देखिएगा वे कारक जो प्रकृति का तरफ से आता है
और उसके कारण लोग अगर प्रवास करते हैं तो उस कारक को कहेंगे प्रतिकर्ष कारक। जैसे कि रहन सहन की निम्न दशाएं, ये प्रकृति का तरफ से देन है। बेरोजगारी अगर उत्पन्न हो रही है तो ये भी प्रकृति का ही देन है इनडायरेक्टली। अगर खनिज वगैरह नहीं होगा, खेती वगैरह नहीं होगी तो प्रकृति का ही देन है। तो बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं प्रकृति का ही देन है इनडायरेक्टली। जो ये जो है आपका प्रतिकर्ष कारक है। राजनीतिक अशांति ये आपका जो है अपकर्ष कारक, हाँ राजनीतिक अशांति एक तरह से कह सकते हैं कि आपका प्रतिकर्ष कारक है। भूखमरी आपका प्रतिकर्ष कारक है। आपदा प्रकृति का तरफ से आता है ना। उसके बाद महामारी प्रकृति का तरफ से आता है। प्रतिकूल जलवायु आपका प्रकृति का तरफ से आता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे प्रतिकर्ष कारक। ये प्रवास के वे कारक है जो लोगों को प्रवास करने के लिए मजबूर कर देते हैं। मजबूर कब होता है आदमी? अरे मजबूर कब होता है? जब जाना नहीं चाहता है लेकिन जाना पड़ता है, उसको कहते हैं मजबूरी। ठीक है, ये कारक के कारण लोग मजबूर हो जाते हैं, जाना पड़ता है बेचारा को, प्रवास करना पड़ता है। ठीक है, ये मजबूर कर देते जैसे बेरोजगारी। अब आप कहिएगा कि सर आप बोल रहे हैं कि प्रतिकर्ष कारक प्रकृति का तरफ से आता है, तो ई कैसे प्रकृति का तरफ से है? ये जो है राजनीतिक अशांति ये कैसे? ये तो आदमी का देन है। हाँ भाई, हाँ। अब देखिएगा प्रतिकर्ष कारक प्रकृति का तरफ से आएगा, प्लस आदमी की जो नेगेटिव इंपैक्ट है, कुछ नेगेटिव घटनाएं अगर हो रही है, जैसे कि आप देखिएगा भूखमरी हो जाएगा, उसके बाद बेरोजगारी हो जाएगा। ये आदमी जीवन जीने के लिए ये नेगेटिव चीज है, ऋणात्मक चीज है। यह सबसे आदमी का जीवन बैड तरीके से प्रभावित होता है, अच्छा तरीके से नहीं, बुरा तरीके से प्रभावित होता है। यानी जिससे आदमी के जीवन को नुकसान हो, यानी वे कारक जिससे आदमी के जीवन को नुकसान हो, तो वो भी कारक इसी में आ जाएंगे। ठीक है, इसी में आ जाएंगे, समझ गए? अब देखिए आपका अपकर्ष कारक जिसको आकर्षित करता है, ये वो कारक है जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि अगर देखिएगा सुरक्षा है ना, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा जहां मिलेगी आप वहीं जाइएगा। जीवन और संपत्ति की सुरक्षा जहां मिलेगी वहीं जाइएगा। अनुकूल जलवायु, यानी जहां की जलवायु आपके फेवर में है, जहां की जलवायु आपके फेवर में है तो वहां की जलवायु आपको पसंद करेगी, है ना, वहां आप जाइएगा। ठीक है, रहन सहन की अच्छी दशाएं, जहां आपको अच्छा चीज मिलेगा वो आपको पसंद करेगा, वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। रोजगार जहां मिलेगा वहीं जाइएगा, क्योंकि ये पेट है भाई, है ना, ये पेट के लिए दुनिया वाले हर काम में लगे हुए हैं, ये चाहिएगा। स्वास्थ्य की सुविधा जहां मिलेगी वहां आप जाइएगा, वो चीज आपको आकर्षित करेगा, चलो भाई वहां इलाज हो जाएगा, वहीं जाके बसेंगे। ठीक है, उच्च शिक्षा जहां मिलेगा वहीं जाइएगा। तो ये सारे क्या है? अपकर्ष कारक हैं। प्रतिकर्ष अपकर्ष, इतना डिस्कस के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे हम इसको रिफॉर्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो है, अगला अगर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि विगत कुछ वर्षों में, विगत मतलब पिछले 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। पिछले 5 वर्षों में 500, 10 गुना से ज्यादा। ठीक है, अकेले 20वीं शताब्दी में 4 गुना जनसंख्या बढ़ गई। भाई इतना जनसंख्या बढ़ रही है ना, और हम इंडियन सबसे आगे हैं। भारत अभी नंबर 1 है ना जनसंख्या में, भारत अभी किसमें? नंबर 1 में है। ठीक है, प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। मतलब अभी 2024 में अगर दुनिया की जनसंख्या 600 करोड़ है, दुनिया की जनसंख्या अगर 600 करोड़ है तो हर वर्ष इसमें कितना जुड़ जाएगा? 800 करोड़ जुड़ जाएगा। 2025 जैसे आएगा, 2025 जैसे आ जाएगा तो 608 करोड़ हो जाएगा। मतलब हर वर्ष प्रति वर्ष ऐड होते जाता है 8 करोड़ 8 करोड़ 8 करोड़ करके, फिर 8 करोड़ नहीं, फिर इसका भी वैल्यू बढ़ते जाएगा। अब देखिए, अब यहां 600 करोड़ जनसंख्या है, 600 करोड़ जनसंख्या से जितना बच्चा पैदा लेगा वो 8 करोड़ लेगा। फिर अगला जो है, अब जो हो जाएगा 2025 में 608 करोड़। अब 608 करोड़ जो है सबको, ये सब से 608 करोड़ से और ज्यादा बच्चा पैदा होगा, फिर ये 8 करोड़ कहीं ना कहीं 8.1 करोड़ हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से ये डेटा आपको याद रखना, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और क्या है, संसाधन सीमित है, लिमिटेड है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, है ना। लेकिन जापान का हमको समझ में नहीं आ रहा है, जापान में उलट पुलट चल रहा है। ठीक है, वहां की जनसंख्या इतना कम हो गया कि गवर्नमेंट को वहां टेंशन आ गया, सरकार को टेंशन आ गई। अब पैसा देता है कि आप फैमिली बनाइए, आप अपना नियोजन प्लानिंग, अपना फैमिली बनाइए, अपने बच्चे जो है फैमिली बनाइए, ठीक है, अपना जो भी है प्रोवाइड कीजिए, तो उसके बाद उसमें आपको हम योगदान देंगे। ठीक है, आपके बच्चों को जो आएगा बच्चा आपका, ठीक है, उसको हम शिक्षा और स्वास्थ्य की पूरा गारंटी देंगे। हालांकि वो बैड इफेक्ट है उसका, ठीक है, पता नहीं ऐसा फिर क्यों हो गया वहां। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो आएगा, जनांकी के संक्रमण की अवस्था काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, भूलने का नहीं, है ना, भूलने का नहीं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां देखिएगा जनांकी के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये देखिए, ये एक थ्योरी है, ये जो है एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत हम लोग को ये बताती है कि जनसंख्या निचला वाला कैटेगरी से तरक्की करते हुए आगे कैसे पहुंचता है।
जनसंख्या बिल्कुल निम्न स्तर से तरक्की करते हुए, विकास करते हुए आगे उच्च कैटेगरी में कैसे पहुंचता है, यही जानकारी इस सिद्धांत से हम लोगों को मिलता है। अब देखिएगा कि ये जो थ्योरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इस सिद्धांत को मूल रूप से सबसे पहले 1929 में डब्ल्यू.एस. थॉमसन ने दिया था। किसने? डब्ल्यू.एस. थॉमसन ने दिया था, और ये अमेरिकन जनांकीविद थे। अब देखिए, डेमोग्राफी का मतलब होता है वैसी भूगोल की शाखा जिसमें जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाता है ना, जिसमें जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाएगा उसको कहेंगे डेमोग्राफी, जनांकीविद। तो ये जो थे डब्ल्यू.एस. थॉमसन, ये जो दिया था सिद्धांत, ये कौन दिया था? डब्ल्यू.एस. थॉमसन ने। और ये कहां के थे? जनांकीविद यानी डेमोग्राफर। डेमोग्राफर का मतलब जो जनसंख्या के बारे में स्टडी करता है, ठीक है, ये अमेरिका के थे, ठीक है, जिसे बाद में 1945 में एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टिन, ये नोएस्टिन नहीं था, नोएस्टिन हम पढ़ा दिए थे गलती में, है ना, नोएस्टिन बोल दिए थे वहां, हमको अभी याद आ रहा है, नोटेस्टिन होगा, ठीक है, नोटेस्टिन ने संशोधित कर दिया, है ना। अब देखिए, ये जो थ्योरी दिया था, ये थ्योरी में कुछ शायद कुछ, है ना, ये सिद्धांत में कुछ शायद गलतियां हो, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट हो जो लगा कि नहीं इसमें सुधार होना चाहिए, तो सुधार कौन कर दिया? नोटेस्टिन साहब कर दिया। जनांकी के संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग किसी वर्ष, किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। यानी जनांकी के संक्रमण की सिद्धांत जो है, इससे जो है क्या पता चलता है कि कोई भी क्षेत्र की जनसंख्या की विशेषता क्या है, और वो जनसंख्या आगे चल के कितना विकास करेगा, आगे चल के कितना विकास करेगा, इस चीज के बारे में पता चलता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से। इसमें 3 स्टेज होते हैं, आप ये सब याद रखिए या नहीं याद रखिए, ठीक है, यहां ये सब याद रखिएगा, है ना। उसके बाद तीनों स्टेज को आपको नहीं भूलना है, हमेशा याद रखना। 3 अवस्थाएं होती है प्यारे बच्चों, कितने? 3 अवस्थाएं होती है ना। हाँ, तो पहला जो अवस्था है फर्स्ट स्टेज यानी प्रथम अवस्था, यहां देखिएगा, तो इस अवस्था के महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसमें उच्च जन्म दर, क्या हो जाएगा? उच्च जन्म दर और मृत्यु दर होता है, दोनों हाई होगा भाई, यहां जो है ना दोनों चीज हाई होगा। अब देखिए, जिस समाज में ज्यादा बच्चे पैदा ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो समाज में बच्चे ज्यादा मृत्यु नहीं हो रहे हैं, दोनों चीज, यहां बच्चे जन्म भी ले रहे हैं और बच्चे मर भी रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, ठीक है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर का ग्राफ हाई होगा पहला स्टेज में। और ये जो है 200 साल पहले लगभग जितने भी कंट्री थे वो यही स्टेज में था, और इस स्टेज में रह करके कोई भी देश, कोई भी कंट्री, कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर पाता है, क्योंकि भाई जितना तुम्हारा जनसंख्या पैदा ले रही है उतना तुम्हारा मर जा रहा है, अब तुम उसी में बिजी रहो, ठीक है, तो क्या विकास कर पाएगा? तो 200 साल पहले विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे, जैसे जैसे तरक्की करते गए इस अवस्था से बाहर निकल करके थर्ड स्टेज में यानी तृतीय अवस्था में जाके पहुंच गए, समझ गए। तो पहला स्टेज में जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होती है, और जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होगी तो अब देखिएगा वो समाज अशिक्षित होंगे, वो समाज शिक्षा से बहुत दूर होंगे, वो समाज की आर्थिक स्थिति, रोजगार वाली स्थिति बिल्कुल सही नहीं होगी, है ना, वो समाज के पास पैसे की कमी होगी। तो ये इस स्टेज में जो भी देश अगर है, ये स्टेज में वो सारे कंट्री, वो सारे राष्ट्र आ जाएंगे जिसकी स्थिति बिल्कुल दयनीय है ना, बिल्कुल विकास नहीं कर पा रहा है। यानी इस अवस्था में, प्रथम अवस्था में जनसंख्या में प्रजननशीलता और मृत्युता अधिक होती है। भाई प्रजनन क्षमता, जन्म दर भी अधिक और मृत्यु दर भी अधिक होती है ना। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है, जब एक साथ बढ़ा रहा है, जितना जन्म ले रहा है जितना उतना ही मृत्यु हो रही है, तो थोड़ा धीरे धीरे जनसंख्या इंक्रीज होता है, ठीक है। महामारी के कारण, यानी कोई बहुत बड़ा महामारी आ गया, ठीक है, जनसंख्या में कमी भी आती है। अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि जनसंख्या तो पढ़ा लिखा नहीं है ना, अशिक्षित है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कृषि कार्य में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जनसंख्या अशिक्षित होती है तथा जिनकी जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, उनका जीने का तरीका, उनकी जीवन की जो स्तर होती है वो काफी निम्न क्वालिटी का होता है, इतना वो विकास नहीं कर पाता। ये फर्स्ट स्टेज की बात हो गई। अब देखिए सेकेंड स्टेज क्या होगा। हाँ, सेकेंड स्टेज क्या होगा अब देखिएगा। अब देखिए जनसंख्या जो है अब यहां विकास करना स्टार्ट करेगा। अब सेकेंड स्टेज में जैसे जनसंख्या आएगा, जनसंख्या वहां क्या करेगा? विकास करना स्टार्ट करेगा। मतलब जनसंख्या अब धीरे धीरे अब तरक्की के रास्ते में आने लगेगा। मतलब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कंट्रोल, नियंत्रण होने लगेगा। कंट्रोल यानी नियंत्रण होने लगा। अब प्रथम स्टेज में जनसंख्या कृषि कार्य करते थे और अशिक्षित थे, लेकिन सेकंड स्टेज में आते आते जनसंख्या किताब पलटने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, शिक्षा ग्रहण करने लगेंगे और उन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। और शिक्षित लोग अब क्या करेंगे कि खेती बाड़ी का काम छोड़ करके सेकेंडरी वर्क और टर्सरी वर्क, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप करने लगेंगे। यानी जो अच्छा अच्छा काम होता है, द्वितीयक तृतीयक क्रियाकलाप, अगला है टॉपिक आपका, चैप्टर बहुत अच्छा से समझाएंगे, ठीक है। तो वहां जो है ये सब चीज चलते हैं, ठीक है। इस तरह से
करते हैं तो यहां अब तरक्की होने लगता है ना। कहने का इस अवस्था में मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा अधिक तेजी से गिरावट आती है। शुरुआत में प्रजननशीलता उच्च होती है किंतु समय गुजरने के साथ साथ घटने लगती है। क्या लेना, घटने लगती है। स्वास्थ्य में सुधार होता है, मृत्युता में भी कमी आती है, जनसंख्या का शुद्ध योग उच्च हो जाता है। अब जनसंख्या अब रुकने लगती है ना। अब जनसंख्या की मृत्यु ज्यादा नहीं होती है। अब मैं बीच में आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का लैब क्लास आपका, उसके बाद चैप्टर का थ्योरी, सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, ठीक है, ये सारा चीज आपका संकल्प बैच में चल रहा है और संकल्प बैच आपका इसी तरह से फ्री चलेगा। सभी सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से सारा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। संकल्प बैच आपका फ्री चल रहा है तनवार स्टडी में। अगर आप संकल्प बैच में जुड़ना चाहते हैं, आगे पीडीएफ नोट्स वगैरह दिए जाएंगे, ग्रुप वगैरह बनाए जाएंगे, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप अगर नए बच्चे हैं तो इस नंबर पे अपना नाम और अपना सब्जेक्ट का नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट नाम भेज दीजिएगा। नंबर है 92 63 0 246 92। और आप लोग सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने जो भी छोटे जूनियर हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको प्लीज पहुंचाइए और ये छोटे से प्लेटफॉर्म को आप बहुत आगे लेके जा सकते हैं। जितना आपका सहयोग और प्यार मिलेगा उतना हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा स्टेज क्या होगा। तीसरा जो स्टेज है ना, यह है आपका तृतीय अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही तीव्र गति से गिरावट आ जाती है ना। अब आदमी रुकने लगता है, ना ही जन्म ज्यादा होगा ना ही मृत्यु ज्यादा होगी। अब आदमी क्या हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, है ना। आदमी अब क्या होगा, शिक्षित हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, है ना। अब टर्सरी एक्टिविटी यानी तृतीय क्रियाकलाप करने लगेंगे, अच्छे अच्छे लेवल का काम करने लगेंगे, जिससे जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या उसमें मंद गति से वृद्धि होती है। तृतीय अवस्था जिसे अंतिम अवस्था भी कहते हैं, इसमें प्रजननशीलता और मृत्यु दर दोनों घट जाती है। क्या होती है इसमें, दोनों का ग्राफ नीचे हो जाती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाते हैं तथा जनसंख्या द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न यानी व्यस्त हो जाते हैं। पहले प्रथम क्रियाकलाप पहला स्टेज में जनसंख्या बिल्कुल कोई विकास नहीं, जैसे दूसरा अवस्था आया विकास करने लगा, तीसरा अवस्था आया वाह जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो गई और जनसंख्या की मृत्यु दर और जो जन्म दर है वो भी घट गई और इन लोग जो है शिक्षित हो गए और इन लोग नगर में जाकर के बस गए और ये लोग टर्सरी एक्टिविटी यानी अच्छा कैटेगरी का जो काम होता है, ऑफिस का काम यानी बड़े बड़े जॉब वगैरह है ना, वो सब आप कम करने लगे। तो तृतीय स्टेज में आकर के जनसंख्या विकसित हो जाती है। समझ गए, 3 स्टेज समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। जनांकीय के संक्रमण के सिद्धांत अगर पूछा जाएगा तो आपसे बनेगा, बिल्कुल कमेंट में बताइए आप लोग, चलिए बन जाएगा। अब देखिए अगला जो लास्ट टॉपिक है आपका थॉमस माल्थस का सिद्धांत। थॉमस माल्थस का सिद्धांत कहते हैं कि थॉमस माल्थस एक अपने सिद्धांत दिया था, उन्होंने कहा 1798 में दिया था। वो कहते हैं कि लोगों की संख्या इतना तेजी से बढ़ रही है, यानी कहा कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। मतलब जितना खाद्य आपूर्ति मतलब धान चावल गेहूं है ना, खाने का जो भी सामान है वो जितना उसका पैदावार जितना हो रहा है जितना तेजी से, उससे कई ज्यादा गुना तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी। यानी जो भी खाद्य पदार्थ है, धान चावल गेहूं अनार जो भी है अनाज वगैरह, ठीक है, उसका पैदावार उसकी जो उपज होती है जितना तेजी से बढ़ रही है उतना तेजी से उतना गुना कई तेजी से उससे कहीं ज्यादा तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी। ये कौन करे, थॉमस माल्थस करें। और कह रहे हैं कि जब जनसंख्या का बढ़ने का दर आगे निकल जाएगा और उपज का दर, अनाज के उपज का दर, खाद्य पदार्थ के उपज का दर नीचे आ जाएगा, घट जाएगा और जनसंख्या तेजी से बढ़ रहेगा, तब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम यानी रिजल्ट ये होगा कि अचानक अकाल आ जाएगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अरे भाई पैदावार कम हो रहा है, जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है तो अकाल आएगा ही। कोई भी सोच करके देखिए आप, अकाल आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी, युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट आ जाएगी। किसमें गिरावट, जनसंख्या में, अचानक जनसंख्या में गिरावट आ जाएगी। युद्ध होगा, अकाल होगा, बीमारी वगैरह छा जाएगा, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, अचानक बहुत सारी जनसंख्या घट जाएगी, डेथ कर जाएंगे, मर जाएंगे। तो यही है थॉमस माल्थस का सिद्धांत, है ना। तो प्यारे बच्चों कांग्रेचुलेशन, आपका सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, वाह खुश है ना, सेकंड चैप्टर आपका जो है खत्म हो गया। चलो बहुत बहुत बधाई आपको, है ना। चलो प्यारे बच्चों ठीक, बहुत अच्छा, शाबाश। अब जो है इसका जो है सब्जेक्टिव बचेगा, ठीक है ना। अब इसका क्या बचेगा, सब्जेक्टिव, है ना। अब ये सब्जेक्टिव बचेगा, ऑब्जेक्टिव 2 क्लास इसमें होगी, 2 क्लास के बाद ये चैप्टर खलास। उसी तरह से सारे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। ऑल सब्जेक्ट की आपकी पढ़ाई हो रही है तनु आर्ट्स स्टडी में, जो आपका संकल्प बैच है वो आपका फ्री चल रहा है, तो आपका फ्री का आप इंटरेस्ट लीजिए, मजा लीजिए। और मैं आपको कह देना चाहता हूं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, लिंक के साथ साथ आपको जो है टेलीग्राम का लिंक दिया, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहां सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। और साथ ही साथ टेलीग्राम के साथ साथ ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड करने के साथ नंबर भी दिए है और इंस्टाग्राम का भी आईडी दिया। इंस्टाग्राम चलाते हैं आप लोग, हम तो नहीं चलाते हैं, कभी कभी अपडेट
अपडेट देते हैं वहां, ठीक है, इतना फुर्सत नहीं मिलता है, तो उससे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम और आपका एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, नंबर पे अपना डिटेल्स आप भेज सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई ग्रुप वगैरह बनाया जाए तो आपको आगे कोई पीडीएफ वगैरह सेंड करने के लिए तो आपको जोड़ दिया जाए आसानी से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, समझ में आया नहीं है, फीडबैक जरूर दीजिएगा, फीडबैक नहीं दीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि हम समझा पा रहे हैं से, ठीक है। फीडबैक देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जब तक फीडबैक नहीं दीजिएगा तब तक हम कैसे समझेंगे कि भाई आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। ये भी एक तरह से अंधे में तीर चलाना हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, अंधेरे में तीर चलाना, अंधे में नहीं, सॉरी अंधेरे में तीर चलाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंधेरे में तीर चलाना हो जाएगा, समझ गए। तो अब क्लियर है, कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिए, फिर अगला क्लास आपकी चलेगी इसी तरह से, है ना। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।